बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आजकल बड़ी बात हो रही है, जब असम्बलीज़ डिज़ोल्व हो गई हैं तो उसके बाद तो 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है इलेक्शन करवाने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करवा सकते और जो इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए थे वो इलेक्शन जाके फरवरी में होंगे। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो 90 डेज़ से ज़्यादा टाइम पीरियड ले सकती है इसमें, और दूसरे नंबर पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई इजाज़त देता है, और अगर ऐसी इजाज़त नहीं देता तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। बिफ़ोर स्टार्टिंग हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इलेक्शन के बारे में जो मामलात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 8 में आर्टिकल 213 से लेके 226 तक मौजूद है कि 90 डेज़ का टाइम पीरियड जिसकी बात की है वो हमने कहाँ से लिया है। ये आपका आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके मुताबिक अगर तो असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो फिर 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन होने में, और अगर असम्बली उससे पहले डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। अब इसके अंदर एक बात ये आ जाती है कि क्या 90 डेज़ से आगे इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, हमारे पास क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है। तो इसकी मिसालें तो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से एक मिसाल हमारे पास है ये PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 869 के ऊपर ये बात मौजूद है कि इस केस के अंदर एमरजेंसी इम्पोज हो गई थी मुल्क में और उसकी वजह से इलेक्शन डिले हो गए थे 90 डेज़ के लिए, और उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी तो उस केस में भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी या कुछ ऐसे मामलात हो जाएं तो इलेक्शन आपके मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन क्या अभी ऐसी कोई एमरजेंसी मौजूद है? देखिए, अगर एमरजेंसी की स्टेट होती तो मेरे ख़्याल में फिर तो इंटरिम सेटअप आना ही नहीं चाहिए था ना, फिर तो इसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि देखें इंटरिम सेटअप जो है ये तो बड़े डिसीजंस ले ही नहीं सकता। जो हालात मुल्क के जा रहे हैं इस टाइम, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहे हैं, ख़ास तौर पे डॉलर का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, हमारा पेट्रोल का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, गरीब के लिए तो मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा जीना। तो इंटरिम गवर्नमेंट, देखें इंटरिम गवर्नमेंट का ये कोई मैंडेट नहीं होता कि वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर सके। इंटरिम गवर्नमेंट ने तो डे टू डे वर्क ही देखने होते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट कितने दिन तक डे टू डे वर्क देख सकती है ऐसे मुल्क के जो कि इन हालात से गुजर रहा है। तो इसलिए वैसे लॉजिकली ये बात लगती है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी सियासी पार्टी जीतती है कौन सी हारती है। देखें ये तो इलेक्शन डे पे ही, उसके जब रिज़ल्ट आते हैं तभी पता चलता है। अब हम आ जाते हैं कि क्या इलेक्शन के अंदर जो हम एडल्ट फ्रेंचाइज़ की बात करते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब है कि जो 18 साल या उससे बड़ी उम्र के लोग होंगे वो सब के सब वोट करने का हक़ रखते हैं। तो क्या ये बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में मौजूद है? जी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में बात मौजूद नहीं है। अब हम इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं जो कि डील करता है स्पेसिफ़िकली इलेक्शन कमीशन को। देखिए, आर्टिकल 218 ये इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन करवाए। अब इस आर्टिकल में कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है कि वो इलेक्शन के टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने और कि किसी को भी उसके अंदर कोई ऐसा तासुर ना जाए कि इलेक्शन रिग्ड है या अदरवाइज़ कोई ऐसी बात। आर्टिकल 218 की हम इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLD 2013 पेज नंबर 120 के अंदर डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। इधर कहा गया है कि अंडर आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शंस एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज वर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन वाज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बी इट अ जनरल इलेक्शन और अ बाई इलेक्शन। For achieving such purpose, Election Commission should seek assistance, if necessary, from the executive authorities in the Federation, which are obliged to render such assistance by virtue of Article 220 of the Constitution.
देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। 218 सब आर्टिकल 3 के तहत इन्हें ये इख्तियार दिया गया है, और उसके बाद इन्हें ये इख्तियार भी है कि वो एग्जेक्टिव से मदद दे सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की मदद दरकार हो तो। इसके अंदर एक बात आ जाती है और कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, कि आपके जो हलके होते हैं, हल्का बंदियों वगैरह की जो बात है, उसकी ये बात है कि देखें, ये सारा काम इलेक्शन के प्रोसेस में ही शामिल होता है कि इसमें PLD 2014 लाहौर पेज 221 के अंदर ये बात मौजूद है कि लीडिंग टू डीलिमिटेशन फॉलोड बाय द फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, इलेक्टोरल पब्लिक पार्टिसिपेशन, पोलिंग ऑफ वोट्स एंड फाइनली कंक्लूडेड विद द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। ये आपका इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, और ये एट वंस नहीं हो जाता, इसके लिए टाइम दरकार होता है। जब ये इलेक्शन कमीशन जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है तो इन्हें 5 साल का टाइम दिया जाता है। उस 5 साल के टाइम में इन्होंने करना यही काम होता है और इनका कोई काम नहीं होता। हम देखते हैं कि इलेक्शन लॉज के अंदर जो चीज़ मौजूद है, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 14 है, इट इज़ अबाउट द एक्शन प्लान। ये जब एक्शन प्लान की बात करते हैं, एक्शन प्लान आपके इलेक्शन के लिए ये 4 महीने पहले, जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले ये हो जाना चाहिए, और ये इंक्लूड करता है काफ़ी सारी चीज़ें, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एलोकेशन ऑफ सिंपल, तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये इलेक्शन की सारी चीज़ें इलेक्शन एक्शन प्लान के अंदर ये इंक्लूडेड होती हैं। अब बात यह है कि एट द लास्ट मोमेंट हम जाके ये कहें कि अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, जबकि ये तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी उसूली तौर पे। देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो जब तक मरदमशुमारी कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फेयर इलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इन्हें पहले कर लेना चाहिए था, और ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार नहीं देता कि ये इलेक्शन के टाइम को आगे लेके चले। अब देखना ये है कि अगर सपोज़ ये पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करवाते हैं कि क्या वो फ्री एंड फेयर होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मेरे ख्याल में अगर कल को कोई इनके ख़िलाफ़ केस होता है तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई पार्टीज़ जाती हैं तो उसके लिए इनके पास तो इसका ग्राउंड यही होगा जी कि अभी हमारी ये तैयारी मुकम्मल नहीं। उसके लिए उनके पास रीज़निंग होगी, डेफिनेटली होगी कि शायद मुल्क की हालात उस टाइम ठीक नहीं थे, क्योंकि पहले तो ये कहते थे कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन अब पैसों की बात नहीं करते, अब बाकी प्रिपरेशंस की बात करते हैं, ख़ास तौर पे मरदमशुमारी की। तो उसके बगैर वैसे मेरा अपना ओपिनियन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये गलती किसकी है कि जिसने अभी तक ये मरदमशुमारी का प्रोसेस नहीं पूरा हो सका, तो ये गलती मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ख़ुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के सबसर्विएंट नहीं है, तो ये सारे काम तो इन्होंने करने थे। अब एक दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए वहाँ पे दूसरा कोई भी लॉ जो उनसे है वो सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सबसे पहले इसकी हायरार्की कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले इस्लामिक लॉज आएंगे, मतलब कुरान एंड सुन्ना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कोई और लॉ। और कोई लॉ भी पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और द इस्लामिक इंजंक्शंस वो बन नहीं सकता, पास नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही किसी को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो इस टाइम पीरियड को आगे लेके जा सके, तो फिर वो ख़ुद से इस टाइम पीरियड को आगे लेके जा नहीं सकते। ये बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ रिट बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा पेश होंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।